हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एजुकेशन चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने जो है संविधान के विदेशी स्रोत का अध्ययन किया और उसमें हमने मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से जो चीज़ें संविधान सभा ने अडॉप्ट की थी उनका विस्तृत अध्ययन किया। और मुझे नहीं लगता कि आपने पिछला वीडियो यदि ढंग से देखा होगा और इसमें देखा होगा कि जो 4 देशों से मैंने जो बताए आपको संविधान स्रोत कौन कौन से लिए गए हैं, उसके बाद उन 4 देशों से यदि कोई किसी स्रोत से सवाल संविधान को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और सवाल बन सकता है या आपका सवाल गलत होगा, बशर्ते आपने वीडियो को सही से देखा हो। देखिए, जैसे आपको लगा करे कि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार देखिए। आप एक बार पूरा देखिए, 50% समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर और समझ में ना आए तो उसको फिर से दोबारा रिटेक करिए, फिर से दोबारा एक बार देखिए। तो आप जब एक 2 3 बार जैसे कोई किसी वीडियोस को देखेंगे तो आपको चीजें एकदम याद हो जाएंगी। यही तरीका होता है। अब जैसे स्रोत है, इससे 100% यदि कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आएगा तो संविधान के विदेशी स्रोत से एक सवाल निश्चित तौर पर आता ही आता है। ठीक है, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते और बड़ा आसान है। यदि एक पेज में यदि छोटी कॉपी है तो एक पेज में आ जाएगा, वरना 2 पेज में। तो कुल मिला के आपके 1 या 2 पेज में आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिलते हैं। और सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा विषय है कॉन्स्टिट्यूशन कि बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जीएस में, हिस्ट्री की आप तुलना करेंगे तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि इतिहास को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया। एंशिएंट हिस्ट्री आप पूरी पढ़ते हैं, मिडल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, और आजकल तो एक नया ट्रेंड हो गया, नेशनल मूवमेंट भी ऐड कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न से या नेशनल मूवमेंट से आते हैं। ठीक है, अब जियोग्राफी थोड़ा सा जाएंगे तो देखेंगे उसमें आपको पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है। साइंस में आपको 3 पार्ट में पढ़ना पड़ता है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे ज्यादा सवाल बायो से आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको तीनों पार्ट कवर करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स, आजकल इकोनॉमिक्स तो खैर करंट रिलेटेड हो गई है कि करंट से रिलेटेड आपने इकोनॉमी के सवाल तैयार कर लिए तो आपका वो पोर्शन हो जाता है। अब जैसे ईवीएस है, इन्वायरमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है और सबसे ज्यादा आजकल जो चलन हो गया है तो ईवीएस से और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी एग्जाम में 10 सवाल आते हैं या 20 सवाल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, यदि 10 सवाल आएंगे तो आप 9-10 सवाल आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपने अच्छे से पढ़ा हो। आपको संविधान के भाग, अनुसूचियां, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, संसदीय जो व्यवस्था है, संसद से सवाल आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट और जो आपके जो हाई कोर्ट्स हैं इनसे सवाल आ सकता है, बहुत सारे प्रशासनिक पद हैं वहां से सवाल आता है। तो मेरे कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीएस की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको साइंस भी पढ़नी है, ठीक है, करेंट्स भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, कि इतिहास पढ़ने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, भूगोल पढ़ने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, और जो किसी पेपर में क्वेश्चन आने का पैटर्न होता है वो लगभग समान होगा। अर्थात 20 से 25 सवाल, यदि 150 नंबर का पेपर है, 140 का, किसी बड़े एग्जाम की बात करें आप, लोअर की, पीसीएस की या आरओ, बीओ, खंड शिक्षा अधिकारी, तो यदि कोई स्टेट कमीशन एग्जाम लेता है तो उसमें 20-22 सवाल जीएस के हर पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इतिहास में आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा और ज़्यादा समय देने के बाद भी आपके सवाल गलत होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ऐसे भूगोल में सवाल गलत होने के चांस थोड़े से बनते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तैयार कर लिया तो एक खासियत है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तो सवाल गलत नहीं होंगे, अर्थात आप 20 में से 18, 19, 20 सवाल सही कर सकते हैं। मेरा खुद का ऐसा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि 20 में से 20 सवाल कई बार एग्जामों में सही हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का यदि आपको अच्छे से तैयार है तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिवीजन करने में भी, अर्थात एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको, अब देखो, आप बच्चे टेंशन लेते हैं कि अरे 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, तमाम बड़ा है। नहीं, 395 अनुच्छेद अवश्य हैं और अधिक है संख्या की दृष्टि से, लेकिन आपको 395 अनुच्छेद याद नहीं करने। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो हर बार जहां से सवाल बनने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि 395 में 395 आपको याद करना है,
कुछ जब आप धीरे धीरे क्लासें आगे बढ़ेंगी और जब आर्टिकल शुरू होंगे तो साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि ये आर्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करने की आवश्यकता है कि जहाँ से सवाल आसानी से मिल जाए आपको, रिवाइज आप उसको जल्दी से कर लें, तो सवाल गलत होने की गुंजाइश कम हो, तो ऐसे टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ना आपको सब कुछ है, सब कुछ पढ़ेंगे। खैर, तो कल हमने आपको देखा, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो है संविधान सभा के कुछ देश हो गए थे और कुछ देश रह गए थे, उनकी आज हम चर्चा करते हैं। और पहला हम देखते हैं आज के टॉपिक का जर्मनी, कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई। ठीक है, तो आपको जर्मनी का नाम सुनते ही आपने हिटलर का नाम सुना होगा। एक जर्मनी का तानाशाह था, कौन? हिटलर। और तानाशाही रवैया, तानाशाह सबसे आप भली भांति परिचित होंगे कि तानाशाह वह व्यक्ति होता है जो जहां, या ऐसे समझिए कि जहां लोकतंत्र का क्या हो, कोई बहुत अधिक अस्तित्व ना हो, लोकतंत्र भले ही हो लेकिन कोई तानाशाही सरकार है, कोई तानाशाह व्यक्ति है, तो क्या करता है, अपनी मनमर्जी की चीजें करता है, अपने हिसाब से कानूनों को तोड़ता है, बदलता है, संविधान के साथ खिलवाड़ करता है। खैर, तो आप देखेंगे कि जर्मनी से एक चीज, हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं कि हिटलर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि जर्मनी से एक कॉन्सेप्ट लिया गया संविधान का बड़ा महत्वपूर्ण, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपातकालीन का जो उपबंध है, आपातकाल की जो प्रक्रिया है, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज कहां से ली गई? जर्मनी से ली गई। ठीक, अब हम देखेंगे कि आपातकाल यदि जर्मनी से लिए गए हैं तो यहाँ से सवाल कहां से बन सकते हैं। पहली बात तो यही कि आपातकाल किस देश से लिए गए? जर्मनी से लिए। दूसरी बात कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। देखिए, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। देखिए 3 हो गए, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल, थोड़ा आर्टिकल देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। अर्थात आप ऐसे देखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? 352 आर्टिकल। देखिए, आपातकाल से संबंधित 3 ही आर्टिकल, और तीनों क्या हैं? बड़े महत्वपूर्ण। डायरेक्ट सवाल आएगा कि किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, या वित्तीय आपातकाल का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, या राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के आधार पर लगाया जा सकता है। तो आपको 3 देखने। पहला हमने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 352, ठीक है। अच्छा, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल देखिए 3 आधारों पर लग सकता है। पहला, युद्ध, देश में युद्ध की कंडीशन हो, वहां आक्रमण, देश में युद्ध चल रहा हो या युद्ध की कंडीशन हो, या वहां आक्रमण, सरकार को ऐसा महसूस हो कि, या सरकार को ऐसा लगे, या सरकार को कहीं से जानकारी मिले कि कोई देश पर क्या हो सकता है? भारी आक्रमण हो सकता है। तो युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। याद रखना है 3 आधारों पे वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आप याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल का अनाउंसमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये बात अलग है कि मंत्रिपरिषद, जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद एक जहां आपके कैबिनेट मिनिस्टर या अन्य मंत्री बैठते हैं, वो उन सब, या आप ऐसे समझिएगा कि सारे मंत्री समूह मिलकर मंत्रिमंडल, या उससे भी बड़ी मंत्रिपरिषद। अभी हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को बाद में किसी दिन चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके अंतर्गत जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको आप कैबिनेट मंत्रिमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के लिखित आश्वासन पर या
सरकार को जब ऐसा आह्वान हो जाए, ऐसा लगे कि ऐसी 3 कंडीशन उपलब्ध हैं, तो यदि लिखित परामर्श सरकार दे देती है किसको, राष्ट्रपति को, या सूचना दे देती है, तो राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, घोषणा करता है नेशनल इमरजेंसी की। 3 आधार कौन से, ये सवाल बनता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अर्थात जैसे देखिएगा, आप डिटेल से चर्चा बाद में होगी इनसे, पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी 3 कंडीशन थी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, उसके नाम पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगती थी। तो अब जो आंतरिक अशांति शब्द, इसको हटाया गया संविधान आर्टिकल से 352 से, और उसकी जगह एक शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि सरकारें आंतरिक अशांति के नाम पर, मान लीजिए चुनाव होने वाले हैं और किसी सरकार को लगे कि अब इस बार सरकार मतलब जीतने के चांस कम है, तो वो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगा के कार्यकाल को अपने को बढ़ा सकते हैं, तमाम जो है संविधान का अतिक्रमण कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा के क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, दूसरे पे देखते हैं, दूसरे प्रकार का आपातकाल कौन सा होता है, राष्ट्रपति शासन। ये आर्टिकल कौन सा, याद रखिएगा, 356 वर्णन करता है राष्ट्रपति शासन की। और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगेगा, राष्ट्रपति शासन आपका लगता है राज्यों में। अर्थात किसी राज्यपाल को यदि ये लगता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी स्टेट के गवर्नर को या राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य का शासन संवैधानिक अनुरूप से नहीं चल रहा है, या सरकार सक्षम नहीं है, या कोई भी सरकार में गतिरोध है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल की बात को सीरियसली नहीं ले रही है, या कोई भी संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यपाल यदि चाहे तो वो राष्ट्रपति को सूचना दे सकता है कि अमुक अमुक राज्य का जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो संवैधानिक अनुरूप से कार्य नहीं कर रही है, और इस आधार पर आपके जो है राष्ट्रपति शासन के, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ जो कार्य, जो सरकार की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, तो ऐसी सरकार क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, और वहाँ मुख्यमंत्री का कार्य गवर्नर या राज्यपाल स्वयं देखते हैं। ठीक है, जैसे इससे 1-2 सवाल बनते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में हुआ या किस राज्य में लागू किया गया। तो आप याद रखिएगा, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा, और सबसे अधिक बार कहाँ लगा, ये भी एक सवाल बनता है। तो याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वो कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीसरे आपातकाल को देखते हैं, वित्तीय आपातकाल, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में, 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, राष्ट्रपति शासन का भी प्रयोग हो चुका है। वित्तीय आपातकाल, ये 360 वाला आर्टिकल जो है, ये वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा है। ठीक है, चलिए, तो आप समझे आपातकाल को मोटे तौर पे। अब तमाम अन्य चीजों का इसमें वर्णन है, अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। तो अभी चूंकि हमारा स्रोत है, तो हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चीजों का, और विस्तार से आपातकाल में क्या होता है, कौन से अनुच्छेद बर्खास्त होते हैं, क्यों होते हैं, क्या सिफारिशें होती हैं, तो वगैरह वगैरह, कैसे जो है आपातकाल लगाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है। तो जो भी प्रोसीजर है उसका, स्पेशली जब आपातकाल पढ़ेंगे तो उसका वर्णन करें। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल कौन सा है, 368। देखिए, अब देखिए, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा कि आपको 395 के 395 अनुच्छेद रटने नहीं है, मुख्य रटने हैं। तो आप देखिएगा 352 के बाद आपको 53 वाला महत्वपूर्ण नहीं है, 54 वाला महत्वपूर्ण नहीं है, 55 वाला महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा महत्वपूर्ण हो गया, 356 के बाद अब देखिए 352 लगा, तो 53, 54, 55 में क्या होगा, उस राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव है, ठीक है, क्या क्या चीजें वो बदलेंगी, उनका डिस्कस होगा। तो महत्वपूर्ण कितने हुए, सारे नहीं पढ़ने। अभी देखिए, जैसे 368 में बोला संविधान संशोधन, ये आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे सीधा संविधान संशोधन से भी पूछा जा सकता है, संविधान संशोधन का वर्णन किस आर्टिकल में, या ऐसे पूछा जाएगा आर्टिकल 368 में किसका वर्णन है। तो आप याद रखिएगा 368, ये पूरी बात महत्वपूर्ण है। ये कई बार आपके संविधान के स्रोत से
ये कई बार सवाल पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई। याद रखें किस देश से अपनाई गई, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई। आर्टिकल कौन सा है, 368। संविधान संशोधन आप देखिएगा कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण संविधान संशोधन बोलते हैं और एक विशेष बहुमत वाला संविधान संशोधन बोलते हैं। मैंने शायद पहले आपको बताया भी होगा कि जो साधारण बहुमत वाला संविधान संशोधन होगा उसमें कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, 50% की। ठीक है, कि कुल सदन के यदि आधे सदस्यों से एक ज्यादा अर्थात 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 बहुमत से कोई संशोधन होगा तो उसको साधारण बहुमत से संशोधन बोलते हैं। और विशेष बहुमत के लिए कितना होता है, 2/3। ठीक है, लगभग 66% एक तरफ बहुमत होना चाहिए तो विशेष बहुमत वाला संशोधन बोला जाता है। और साथ में कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसमें एक तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, साथ ही आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन उस कानून को लेके, उस विषय को लेके होना चाहिए, तभी संशोधन पूर्ण होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भारतीय जो संविधान है यहाँ संशोधन कैसा देखने को मिलता है, दोनों। ठीक है, साधारण भी और विशेष वाला भी। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या बोला गया था कि कठोर और लचीले का समन्वय। बताया था कि भारत का संविधान कैसा है, मिक्सचर है, अद्भुत समन्वय है। केसी व्हीलर साहब वो कहते हैं कि भारतीय संविधान ना तो बहुत अधिक कठोर है ना बहुत अधिक लचीला है, बल्कि क्या है, दोनों का समन्वय है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि आयरलैंड से जो है संविधान सभा ने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की, अर्थात आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई। तो आप देखिएगा कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। पहला पॉइंट देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व, अर्थात आयरलैंड से क्या लिए गए, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अर्थात ऐसे समझिएगा, नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति, कुछ पॉलिसी, निर्देश हैं। किसके लिए निर्देश है, सरकार के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात संविधान राज्य को कौन कौन सी पॉलिसी बनाने के निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य के लिए, नीतियों के लिए क्या है कि राज्य कौन कौन सी नीति बताएगा, इसके लिए क्या है, निर्देश है। किसकी तरफ से निर्देश है, संविधान निर्देश देता है कि देश के नागरिकों के लिए, देश की जनता के लिए आपको ऐसी ऐसी व्यवस्था करनी है कि ग्राम पंचायत का गठन करना है, तमाम चीजें इसमें देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ है, ये भी सवाल आता है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ पे, तो आप देखेंगे कौन सा वो है नीति निर्देशक तत्व, आपके नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल, आपने अभी देखा था 12 से लेके 35 तक क्या थे, आपके मूल अधिकार थे। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के ठीक बाद आर्टिकल 36 शुरू होता है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व, और 51 के बाद फिर 51 का है जिसका वर्णन करेंगे हम मौलिक कर्तव्य के तौर पर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि अच्छा भाग देखिएगा कौन से भाग से संबंधित है, तो याद रखिएगा भाग 4, इसमें ही इनका वर्णन किसमें, भाग 4 में वर्णन। ठीक है, भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक निर्देश है। किसके लिए निर्देश है, सरकार के लिए निर्देश है। कैसे निर्देश है कि देश के लोगों के लिए या राज्य के जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान करने हैं सरकार को, ताकि उनका क्या हो, उनको लोकतंत्र की प्राप्ति हो, उनको न्याय की प्राप्ति हो, और तमाम जो है चीजें नागरिकों का देश के साथ क्या हो, लगाव हो सके, नागरिकों का हित की पूर्ति हो सके। जैसे आपको मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व ही वास्तव में वो जो संविधान की सभा के जो सदस्य थे, इन लोगों का ऐसा मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों को क्या मान सकते हैं आप, नीति निर्देशक तत्वों को साध्य मान सकते हैं, लक्ष्य मान सकते हैं, और उस साधन तक पहुंचने के लिए जो साध्य है, जो मार्ग है, वो मौलिक अधिकार के तौर पे है। ठीक है, बाद में कभी चर्चा करते हैं जब अलग से पढ़ेंगे इनको तब। देखिएगा, एक तो आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, दूसरा क्या लिया गया, राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन। फिर से सुनिएगा, राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन। अब सवाल आता है कि राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन होता है तो कैसे होता है, तो याद रखिएगा
कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों का, राज्यसभा में 12 सदस्यों क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है, उनका चुनाव नहीं होता है। कौन मनोनीत करता है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, बिना चुनाव के वो लोकसभा में पहुंचते हैं। बाद में देखेंगे इस चीज को। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन और कितने, 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, ये विशिष्ट व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, विशिष्ट व्यक्ति से आप ऐसे समझ सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति का मतलब है जो 3-4 आधार बनाए गए, जैसे साहित्य है, खेल है, समाज सेवा है। जैसे कोई साहित्य लेखन बड़ा अच्छा करता है या समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई आपका किसी खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी कला से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर खेल श्रेणी से जो है राज्यसभा में उनका मनोनयन हुआ था। अब सचिन तेंदुलकर ने चुनाव नहीं लड़ा था, क्या हुआ था, उनका मनोनयन हुआ था। और किस आधार पर हुआ था, खेल के आधार पर। आपने रेखा जी को देखा हुआ राज्यसभा में बैठे हुए, ये रेखा जी का भी क्या हुआ, मनोनयन हुआ। खैर चलिए, तो आपने देखा आयरलैंड से 2 चीजें ली गई महत्वपूर्ण। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि रूस से कौन सी चीज ली गई। तो याद रखिएगा रूस, या आप ऐसे समझिएगा पूर्व सोवियत संघ, इसको क्या बोला जाता था, पूर्व सोवियत संघ या रूस से। अब मान लीजिए ऑप्शन पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, और ऑप्शन में रूस ना होके क्या हो, पूर्व सोवियत संघ, तो उत्तर क्या होगा, पूर्व सोवियत संघ या रूस, एक ही बात, ठीक है। आजकल उसको रूस बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, पूर्व सोवियत संघ। तो आपके रूस से या पूर्व सोवियत संघ से क्या लिए गए, मौलिक कर्तव्य। याद रखिएगा ये सवाल बड़े आते हैं। एक तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से लिए गए, ठीक है। याद रखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात आप ऐसे समझिएगा कि राज्य के नागरिकों को यदि संविधान में कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, कुछ फंडामेंटल उनको राइट दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर आपको अधिकार मिलते हैं तो अधिकार अपने साथ साथ क्या लाते हैं, कर्तव्य। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि आपको अधिकार कोई मिला है, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारा माता पिता की संपत्ति पर क्या है, राइट है, ठीक है, माता पिता की संपत्ति हमें मिलेगी, तो साथ में आपके माता पिता की संपत्ति पर यदि राइट है तो माता पिता के प्रति आपके क्या है, कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि आप उनका सम्मान करें, उनकी बात को माने, उनकी सेवा करें, ठीक है। चलिए, तो मौलिक कर्तव्य, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, किस समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए। यहाँ देखिए, यहाँ विशेष तौर पे आपको एक बात याद रखनी है कि मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़े गए हैं संविधान में, ये जो मूल संविधान सभा थी, उस मूल संविधान सभा ने मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा। ये आजादी के बाद की घटना है। ये जब मौलिक अधिकारों का वर्णन हुआ तो सरकार ने सोचा, या जो संवैधानिक सलाहकार विशेषज्ञ थे जो संविधान से रिलेटेड, उन्होंने सोचा कि यदि अधिकार नागरिकों को मिले तो उनके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हों, कुछ कर्तव्यों को भी निर्धारित किया जाए, इसलिए ये बाद में जोड़े गए। थोड़ा सा देखते हैं कब जोड़े गए। देखिए, एक अभी मैंने बताया था संविधान संशोधन की क्या है, एक हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। तो मान लीजिए संविधान में कोई चीज जोड़नी हो या कोई चीज हटानी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान का संशोधन कौन करेगा, वही सदन, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर इसको करते हैं। तो संविधान के संशोधन द्वारा, अब याद रखिए सवाल क्या आएगा, कौन से सवाल आता है, कौन से संविधान या किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, या किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, एक आपका भाग है 4 का। कौन सा भाग है, 4 का। अभी मैंने बताया था भाग 4 आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित था। भाग 4 का देखिए, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया होगा कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, 22। मूल संविधान कितने भाग थे आपके, 22। और संख्या की दृष्टि से आज संविधान कुल भागों की संख्या कितनी, 26। तो आप देखेंगे जो मूल भाग आपका है 4, इसमें एक और नया भाग ऐड किया गया 4 का।
तो भाग 22 थे मूल, तो अब संख्या की दृष्टि देखिए कितने होंगे, 4 का मतलब एक जुड़ा तो कितने हो जाएंगे 23, ठीक है। तो ऐसे 23 4 का जुड़ेगा, फिर 9 का जुड़ेगा, 9 का, ठीक है, 14 का, तो ऐसे करके आपके 26 है, ठीक है। तो भाग 4 का किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से। और संशोधन याद रखेंगे, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में। कौन सा संशोधन था, 42वां। याद रखिए बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको अपने आप में एक लघु संविधान का दर्जा दिया गया। ये भी आता है किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारी चीजें हुई, जब हम संशोधन पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा ने नहीं जोड़ा था, ठीक है। अपनाए कहां से गए, रूस में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, रूसी जो संविधान है, तो वहां से इस चीज को भारतीय जो व्यवस्था जो सरकार है भारत ने इसको जोड़ा। और देखिए एक समिति बनाई गई थी इसके लिए, बड़ी महत्वपूर्ण, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये आता है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण सिंह समिति एक कमेटी बनाई गई, स्वर्ण सिंह उसके अध्यक्ष थे। तो इस स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस देश से लिए गए, रूस से लिए। भाग कौन सा है, 4 का, ठीक है। याद रखिए 3-4 बात, एक 42वां संविधान संशोधन 1976, दूसरा स्वर्ण सिंह समिति, भाग 4 का रूस या पूर्व सोवियत संघ। क्या मिल गए आपको, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। एक सवाल और देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण, कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। जैसे आपके मौलिक अधिकार मैंने कितने बताए, पहले 7 थे, अब कितने हो गए 6। तो सेम ऐसे ही आपको देखना है कि कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। जब 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो कितने थे, ये 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। कितने थे, 10। अब कितने हैं, अब है 11। वर्तमान में संख्या इनकी कितनी है, 11 कि 11। अब ये भी सवाल आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया। याद रखिए उसके लिए एक अलग अलग संशोधन है। ये 42वें के द्वारा जोड़े कितने गए, 10, ठीक है। अब देखिए ये जो 11वां, देखिए 86वां संविधान संशोधन हो रहा है 2002 में, ठीक है। 86वां 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है वो कब लाया गया, 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो रहा है, जिसके द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। सबसे महत्वपूर्ण देखिए जितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके 11, टोटल संख्या कितनी हो गई, 11। पहले 10 जुड़े, फिर एक जुड़ा, तो कितने हो गए, 11। और इन 11 में जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य। कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य। कब जुड़ा, 2002 में। संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जिक्र क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए इसमें क्या है, वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को उनके अभिभावक जो हैं वो अनिवार्य रूप से कहाँ, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजें। इसीलिए इसकी अहमियत या जो इसकी महत्ता है इस 11वें मौलिक कर्तव्य की है, वो क्या है, बढ़ जाती है। क्योंकि आपको मौलिक अधिकार के तहत आपको राइट टू एजुकेशन दे दिया गया, आर्टिकल 21 का के तहत आपको राइट टू एजुकेशन मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि यदि मौलिक अधिकार मिल गया तो अब उस मौलिक अधिकार को सही से बालकों को मिल सके, तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षकों की और शिक्षा और विद्यालय की व्यवस्था के साथ साथ ये अभिभावकों का एक कर्तव्य भी जुड़ना चाहिए था कि जो है उनको अभिभावक विद्यालय भेजें। अब विद्यालय तैयार है, शिक्षक तैयार है, शिक्षा पाठ्यक्रम विद्यालय सब कुछ एडजस्ट है, और बालक को उनके अभिभावक विद्यालय ही न भेजें तो फिर एक समस्या है, फिर बालक को सही प्रकार से राइट टू एजुकेशन नहीं मिल पाए। तो इसलिए 11वां मौलिक कर्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई, ये उनका कर्तव्य 11वां डिसाइड किया गया अभिभावकों का कि वो अपने बालक को अनिवार्य रूप से कहाँ भेजें, विद्यालय भेजें।
तो आपने देख लिया मौलिक तत्व किस देश से लिए गए, रूस से लिए गए। और जहाँ जहाँ से सवाल आ सकते हैं, जो जो फैक्चुअल आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अब फिर से मैं कहूँगा कि आपको जो है हो सकता है एक बार आप वीडियो देखें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 का लिखा है, फिर 10 लिखे हैं, फिर 11 हो गई, एक जुड़ा, तो आप वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको और समझ में आएगा। जितनी बार देखेंगे आपको बिना लिखे और बिना एक्स्ट्रा मेहनत करते किए बिना ही वीडियो को एक बार देखा, समझ में आया 60% 50%, फिर उसको नेक्स्ट टाइम देखा तो और अच्छे समझ में आया। चलिए फ्रांस से देखते हैं कि फ्रांस से क्या लिया गया। तो देखिएगा, एक तो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट, संविधान में किसकी व्यवस्था है, स्वतंत्रता की। दूसरी समानता, न्याय, बंधुत्व, अर्थात कुछ विचारधाराएं हैं, इनका कोई पर्टिकुलर आर्टिकल बाद में हम देखेंगे, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल में तो वर्णन नहीं है, लेकिन कुल मिला के सारे मूल जो संविधान का उद्देश्य है, मौलिक अधिकार हैं, आपको नीति निर्देशक तत्व मिल रहे हैं, तो इन सब का उद्देश्य कहीं ना कहीं आपको क्या है, या तो स्वतंत्रता दिलाना है, समानता दिलाना है, न्याय दिलाना है, बंधुत्व, और मैंने एक चीज लिखी थी गणतंत्र। ये गणतंत्र का कॉन्सेप्ट भी जो है कहाँ से लिया गया, फ्रांस से, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी समानता में आप देख सकते हैं कि समान भारत एक बड़ा देश है और यहाँ विषमताएं देखने को मिलती है, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर। तो कुल मिला के संविधान लाने का उद्देश्य क्या है कि समानता लाना है, और समानता लाने के लिए नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, समानता लाने के लिए नागरिकों को कुछ राइट मिलने चाहिए, आर्थिक स्वतंत्र, आर्थिक रूप से लोग समान हो सकें, ठीक है, राजनीतिक समानता होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनका हम संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें भी जिक्र है, ठीक है। न्याय देना उद्देश्य नागरिकों को, तो ये मोटे तौर पे बंधुत्व, भाईचारा या गणतंत्र, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए, आपके फ्रांस से लिए गए, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम। कौन सा देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, आजादी से पहले का ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम जो एक्ट था, अधिनियम था, वो कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1935 का रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोलते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान का एक मोटा हिस्सा, एक महत्वपूर्ण भाग या सबसे ज्यादा भाग कहां से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम। कितना लिया गया, लगभग आप बोल सकते हैं 75%, लगभग 75% भाग कहां से लिया गया, या कहीं 2/3 लिखा मिल जाएगा, 66.5%। तो कुल मिला के भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है वो कहां से ग्रहण किया गया, भारत शासन अधिनियम से। क्यों ग्रहण किया गया, क्योंकि जब संविधान सभा बनी, जब संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ, उस टाइम भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो किसके अकॉर्डिंग चल रही थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इसी व्यवस्था के कई प्रावधानों को क्या किया गया, संविधान में समावेश किया गया, ठीक है। तो आपके लिए देखिए, आपके संविधान के विदेशी स्रोत लगभग मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी, आपको हो सकता है किसी बुक में भी ना मिले बहुत सारे पॉइंट, तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको जो है जरूर देखिएगा, इसको याद करिए एक एक करके, और जो है आपकी काफी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। और यदि आपने ये पिछले 2 वीडियोस, ये वाला संविधान के स्रोत को लेकर जो 2 वीडियोस हैं, ये अच्छे से देखे होंगे, तो यदि संविधान के स्रोत से कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी आएगा, तो आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो भी आपको बताने का प्रयास किया कि यदि कोई कॉन्सेप्ट से, मान लीजिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, कोई डायरेक्ट सवाल आता है आपातकालीन ओपन से कि आपातकाल किससे लिए गए, तब भी आप बता सकेंगे जर्मनी से। और कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन के तहत क्या है, ठीक है, तो उसका भी आप उत्तर दे सकें, ठीक है। आपके संविधान के स्रोत वाला टॉपिक आज पूरा होता है, और पिछले 2 वीडियोस में ये टॉपिक हुआ है, और आप देखेंगे कि संविधान के स्रोत से अब कोई सवाल आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। हमने एक देश में कई चीजें लेने की कोशिश करी है कि कोई किसी देश से कोई भी महत्वपूर्ण जो है सवाल छूटे ना, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप लोग वीडियोस को देखते हैं कि लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक करेंगे तभी टीचर क्या होगा, सपोर्टेबल उसको महसूस होगा, तो
मोटिवेशन के लिए टीचर मोटिवेट हो सके तो आप उसको क्या करें, व्यूज़ के साथ साथ आप उसको देखने के साथ साथ क्या करें, लाइक भी किया करें, ताकि हम लोग प्रेरित हो सके, आपके लिए निरंतर नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सके, ताकि आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।